कल की वीडियो में हमने बात किया था हेल्थ साइकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में। और मैंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किए करके परेशान कर रखा था कि सर वीडियो लाइए, वीडियो लाइए, वीडियो लाइए, वीडियो अपलोड करने के बाद वो तो गायब। उनके तो कोई ना कमेंट नजर आए ना कोई लाइक नजर आया। बट कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कि ये, पहले मैं बता दूं, ये हेल्थ साइकोलॉजी का सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कल की वीडियो में हम देख चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हेल्थ साइकोलॉजी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। स्ट्रेस, हेल्थ एंड कोपिंग, ये सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। जैसे आप बोलचाल की भाषा में आजकल सब लोग यूज करते हैं, अरे मुझे तो बड़ा स्ट्रेस है, मुझे तो बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस होता क्या है? कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको एबनॉर्मल बिहेवियर करने पर मजबूर कर दे, वो स्ट्रेसर, मतलब उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, और उस पूरी सिचुएशन को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि फिर से समझिए, कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको एबनॉर्मल बिहेवियर करने पे मजबूर कर दे, हम उस सिचुएशन को स्ट्रेसफुल सिचुएशन कहते हैं। और जो घटना घटी है हम उसे स्ट्रेसर कहते हैं, जिसने स्ट्रेस बढ़ाया आपके अंदर या स्ट्रेस को पैदा किया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ, रियल में ऐसा ना हो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, बट सपोज दैट मान लेते हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और अचानक से भूकंप का एक हल्का सा झटका आ जाता है। ठीक, जैसे ही हल्का सा झटका आता है आपको पता चलता है कि ये तो भूकंप है। आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? कि आप नॉर्मल जैसे डेली क्लास से आराम से लहराते हुए निकलते हो बाहर क्लासरूम के, वैसे ही जाते हो, या आप उठते हो, बैग भी नहीं देखते हो, कुछ भी नहीं देखते हो और भागने की कोशिश करते हो? ठीक, तो देखो, जो आपका बिहेवियर था वो नॉर्मल डेज से हट के बिहेवियर आपने किया, मतलब वो बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, यानी वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर था। और वो सिचुएशन कैसी थी कि एक आपके कह लो डर पैदा करने वाली सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन ने आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया। ठीक है, तो और भूकंप क्या है? भूकंप को हम कहेंगे स्ट्रेसर, आसेधक कहते हैं आई थिंक हिंदी में इसे। कि जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल कंडीशन उत्पन्न हुई, तो स्ट्रेसर है वो। ठीक, कि इसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल ये ऐसे समझिए आप कि अचानक से आपका एग्जाम शेड्यूल आ गया। अब एग्जाम शेड्यूल आ गया, अब आपने तभी बहुत अच्छी पढ़ाई भी नहीं की थी। अब आपके दिमाग में आ रहा है, यार एग्जाम आ गया, अब क्या करेंगे? तो आप उठ के फिर किताब उताब पलटना, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाना, चार लोगों को फोन करना, अरे तुमको पता है एग्जाम शेड्यूल आ गया, कैसे क्या होगा? तो यहाँ पे ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि उसने आपको एबनॉर्मल बिहेवियर करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरे को कहते हैं डिस स्ट्रेस। अब जो यू स्ट्रेस होता है, जैसे आपका एग्जाम शेड्यूल आया, तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम शेड्यूल आ गया है, अरे पढ़ना है पढ़ना है, और वो किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे बट अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। कोई भी काम करने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमें स्ट्रेस चाहिए होता है। ठीक, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो यू स्ट्रेस है, ये हमें मोटिवेट करता है, या हमें मोटिवेट नहीं कह सकते, हमें कह सकते हैं कि हमें फोर्स करता है कि हम कुछ काम करें, प्रोडक्टिव काम करें। ठीक,
तो ये यू स्ट्रेस फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो जो बुक्स उठाएंगे, अरे एग्जाम शेड्यूल आ गया, क्या करें, कुछ पढ़ाई नहीं है, टेबल से उठा के बेड पे रखा, बेड पे तकिया बना के सो गए। फिर वहां से उठा के दूसरे फ्रेंड के रूम में गए, वहां पे भी डिस्कशन हो रहा है, अरे एग्जाम शेड्यूल आ गया, एग्जाम शेड्यूल आ गया, क्या करें क्या करें। मतलब मेन चीज नहीं करना है उन्हें, बस वो सोचते रहना है। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो फिर अगर वो सोचते ही रहोगे तो वो आगे चल के वो एग्जाइटी में बदल जाती है। यही स्ट्रेस आगे एंग्जाइटी में बदल जाती है। बट यहाँ पे हम एंग्जाइटी को डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, इसको हम ऑलरेडी आप नॉर्मल साइकोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें कर चुके हैं, तो जिसको भी देखना है वहां से देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे। आई थिंक स्ट्रेस अब समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको एबनॉर्मल बिहेवियर करने पे मजबूर कर दे, आपको असामान्य व्यवहार करने के लिए विवश कर दे, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और जो वो घटना होती है, जैसे एग्जाम शेड्यूल हो गया, भूकंप हो गया, या बगल में कहीं आग लग जा रहा है, तो ये सब स्ट्रेसर है। या किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है, उसकी वजह से वो परेशान हो गया, तो जो ब्रेकअप है वो एक स्ट्रेसर है। ठीक। अब कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो लेजारस, रिचर्ड लेजारस ने क्या बताया है, इनका मानना है कि तनाव तब होता है जब व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच का जो ट्रांजैक्शन है असंतुलित हो जाता है। मतलब वही चीज है कि आपको आपने इन्वायरमेंट के साथ नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे, बट इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा घटा कि अब आप एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हो, डर के साथ या उत्तेजना के साथ बिहेव कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपकी भलाई खतरे में आ गई है, तो हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। फिर सैली टाइलर की बात करें, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो आपका नोट्स बनाया गया है वो मैक्सिमम जो मटेरियल है, ये इन्हीं की बुक से बनाया गया है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में रेफरेंस में इनकी बुक का नाम दिया गया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है कि तनाव एक नकारात्मक भावनात्मक अनुभव है जिसके साथ विशिष्ट जैव रासायनिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। आप देखो जब भी तनाव बढ़ता है तो कई बार हमारे हाथ पैर कांपने लगता है, कई बार हाथ से पसीने आने लगता है, कई बार हम सोचने समझने की क्षमता ब्लॉक हो जाती है। ठीक। ये सारी चीजें हमारे अंदर दिखाई देती है। डब्ल्यू एच ओ और एपीए का क्या मानना है, इनका मानना है कि तनाव को इन्होंने एलोस्टेसिस कहा है। मतलब बदलाव के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करना। कोई भी सिचुएशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वहां पे बदलाव करके वापस स्थिरता को प्राप्त करना। उसके बाद आगे देखते हैं, तनाव के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो इसमें वॉल्टर कैनन का सिद्धांत है, लड़ो या भागो। मतलब इनका मानना है, ये सबसे पहला मॉडल था, कि जब भी कोई बाहरी खतरा आता है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, और उससे क्या होता है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे हृदय गति आपकी बढ़ जाएगी, सांस तेज चलने लगेगी, आपका पाचन तंत्र धीमा हो जाएगा, ताकि ऊर्जा मांसपेशियों को मिल सके। आप देखो जब भी कभी मान लो आप खाना खाने जा रहे होते हो और बहुत तेज भूख लगी होती है, तब तक पता चलता है कि पड़ोस में आग लग गई है। आप देखो तुरंत सारी की सारी भूख गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो सिचुएशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी बॉडी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हृदय गति बढ़ जाती है, सांस तेज होती है, और जो आपका भोजन है, जैसे भूख वूख है, वो एनर्जी जो वहां पे जानी चाहिए, क्योंकि आप खाना खाओगे तो उसको पचाने के लिए भी टाइम लगेगा, तो वहां से आपकी भूख ही गायब हो जाती है, और वो एनर्जी आपको मांसपेशियों को मिल जाती है, और आपकी जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है।
तो ये रिस्पॉन्स आता है। फिर जब आप देखो कि जब बहुत तेज हृदय गति बढ़ जाती है तो आप धीरे धीरे फिर उसको नॉर्मल करते हो। नॉर्मल करने का काम कौन करता है? वो करता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो वापस आपको नॉर्मल सिचुएशन में लाता है। तो यहाँ पर ये जो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि या तो हम उस सामने वाले खतरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और या फिर हम सोचते हैं कि वहां से ये हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि वहां से हट जाओ, उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दो। जिससे मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो एक ऐसा म्यूजिक सुन रहा है जिसे आप नहीं पसंद करते हो, जिसमें बहुत ज्यादा रॉक रॉक टाइप की म्यूजिक, और आप एकदम स्मूथ मेलोडी टाइप के लिसनर हो। तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास दो है सिचुएशन। एक तो आप या तो लड़ो उससे, उसको बंद करवाओ, और नहीं बंद करवा सकते, वो कह रहा है नहीं बंद करूंगा, जाओ क्या कर लोगे, तो आप वहां से चुपचाप हट सकते हो कि ये ठीक है, मैं ही हट जाता हूँ। ठीक। यहाँ पर इस इनकी जो थ्योरी थी इसकी आलोचना की गई। टेलर ने इसकी आलोचना करते हुए बताया कि महिलाओं के लिए टेंड एंड बी फ्रेंड मॉडल दिया गया। इसमें सामाजिक संपर्क द्वारा तनाव कम किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि हमेशा लड़ो और भागो वाली सिचुएशन नहीं रहती है, जिससे महिलाओं के लिए इन्होंने टेंड एंड बी फ्रेंड मॉडल दिया कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सामाजिक संपर्क बना लेते हैं। किसी से बात कर लिया आपने, आप देखो जब कभी तनाव में होते हो तो आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, वहां पे आपका जो तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक। हेल्थ शैली का मॉडल, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। हेल्थ शैली ने जीएएस मॉडल दिया था, गैस। वैसे तो अभी गैस की क्राइसिस चल रही है, बट ये गैस वो वाला गैस नहीं है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम है ये। ठीक है। सबसे पहले इससे बताया जा रहा है कि आप इसको एक सिचुएशन से समझिए। जैसे कि मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो। ठीक। अब आपके पीछे ऐसा लगा आपको कि कोई तो है, कोई तो है जो आपके पीछे कर रहा है। ठीक। या आप नहीं हो, चलो हम एक थर्ड पर्सन को लेते हैं कि एक कोई पर्सन है जो जा रहा है रात में, और आप सिचुएशन को इमेजिन करिए कि रात में जा रहा है और उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो पीछे आ रहा है। तो जैसे महसूस होगा, बॉडी अलार्म करती है, खतरे की घंटी। फिर वहां पे हमारी क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हम थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करते हैं। फिर इमेजिन करो कि पता चला दो लोग आगे सामने। अब आपको लगता है कि हाँ दो ही लोग हैं और दुबले पतले से हैं, मैं तो इनको हरा दूंगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो हट्टा कट्टा है, या आप एकदम हट्टे कट्टे हो। ठीक। तो आप सोचते हो इनको तो मैं हरा दूंगा, तो आप रजिस्ट करते हो, आप उससे लड़ने के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, और आप दो को गिरा भी देते हो। लेकिन जैसे दूसरे को गिराते गिराने वाले होते हो, तुरंत तीन और आ जाते हैं। अब आपको लगता है यार तीन और आ गए। फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, कोशिश करते हैं इनको भी लड़ाने की, हराने की, और आप उन तीनों को भी हराने वाले ही होते हो, तब तक पांच और आ जाते हैं। लेकिन फिर आता है कि नहीं, अब तो हमारी एनर्जी ही खत्म हो रही है, तो आप पहुंच जाते हो एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि अब तो मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, और फिर आप गिर जाते हो वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे जब भी शरीर में कोई खतरे वाली चीज महसूस होती है। ठीक। तो जब खतरे वाली चीज महसूस होती है तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और हम उससे रजिस्ट करते हैं। तनाव अगर बना रहे तो ग्लूकोज और कॉर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहता है। मतलब हम उससे हटाने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई, अब बीमारी के लिए फिर हमारे सेल्स उससे लड़ रहे हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो समाप्त हो रही है। तो फिर देन क्या होता है कि हम एक डिसऑर्डर कह लो या डिजीज कह लो, उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि हमें पता चला कि वो बीमारी हो गई है, बढ़ गई है बीमारी। ठीक। तो उसके बाद फिर अगर हम
साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में यही होता है। जब ऐसी चीजें मानसिक वाली बढ़ती है तो आगे चल के फिर वो और ज्यादा साइकोटिक डिसऑर्डर, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि हृदय रोग, ये साइकोटिक डिसऑर्डर, जिससे यह यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर में हृदय रोग नहीं आता है। ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे। ठीक। तो आगे चल के फिर जब बहुत लंबे समय तक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल होना चाहिए था, ये गलती से साइकोसोमेटिक लिख गया है। जैसे दमा रोग हो गया, मतलब हृदय रोग हो गया, दमा हो गया, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। लेजारस का ट्रांजैक्शनल मॉडल, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्योंकि कॉग्निटिव अप्रेजल पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि क्या यह घटना मेरे लिए प्रासंगिक है, क्या यह नुकसानदेह है, चुनौतीपूर्ण है या डरावनी है। हमें ये चीज सोचना है। हमें प्राइमरी अप्रेजल क्या है कि हमें ये चीज सोचना है कि क्या सच में ये घटना वैसी ही है, और सेकेंडरी फिर क्या है कि क्या मेरे पास इसे संभालने के लिए पैसे, समय, कौशल, सामाजिक समर्थन है। जैसे आप समझो कि आपका एग्जाम आया है और एक महीने पहले आपको पता चलता है कि आपके नोट्स खो गए, और आपने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे, अब आपके पास है ही नहीं। तो आप उस परेशान होने की बजाय आप यहाँ पे सोच सकते हो कि क्या यह घटना मेरे लिए प्रासंगिक है, ऑब्वियस सी बात है प्रासंगिक है। क्या यह नुकसानदेह, चुनौतीपूर्ण या डरावनी है। बिल्कुल है। लेकिन फिर आप सोचते हो कि क्या मैं इसे संभाल नहीं सकता, क्या मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं, अभी एक महीने का टाइम है, मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे याद है और मैं दोबारा भी नोट्स बना सकता हूँ, और मेरे पास रफ है, रफ में भी मैंने कुछ चीजें नोट कर रखी थी, तो आप फिर से वो चीज बना सकते हो। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि प्राइमरी अप्रेजल की, आप पहले ये डिसाइड करते हो कि वो घटना क्या आपके लिए प्रासंगिक है, आपको नुकसान पहुंचाती है, कैसे पहुंचा सकती है। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या है कि क्या आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हो, उस सिचुएशन को संभाल सकते हो, उस सिचुएशन से ऊपर उठ सकते हो। देन तनाव के शरीर क्रिया विज्ञान की बात करें तो इसमें एक सिंपैथेटिक एड्रो एड्रेनोमेडुलरी सिस्टम, इसमें होता क्या है कि जब भी आप डरते हो, जब भी आप कोई भावनात्मक चीजें आपके साथ होती है, तो वहां पर आपका इपाइनफ्राइन और नॉन इपाइनफ्राइन रिलीज होता है। ये जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां से ये दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है। फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टिसोल एक्सेस, इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच रिलीज होता है। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, जो हमने सेकेंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का चैप्टर है, उसमें ये सीआरएच, एसीसीटीएच, इन सब के बारे में आपको बता रखा है। तो ये एड्रिनल कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं, जिससे फिर स्ट्रेस में कमी आती है, और कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर दिमाग के हिप्पोकैम्पस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुकाबला करने के लिए प्रक्रिया, कोपिंग प्रोसेस की बात करें, कोपिंग स्टाइल की बात करते हैं। तो कोपिंग स्टाइल को दो टाइप का बताया गया है। एक बताया गया है, और ये लेजारस ने ही दिया था, सॉरी, लेजारस की अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ये लेजारस ने ही दिया था कोपिंग स्टाइल। ठीक है। इन्होंने बताया था प्रॉब्लम फोकस कोपिंग और इमोशनल फोकस कोपिंग के बारे में। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या होती है कि जैसे कोई समस्या आपके सामने आई, तो आप उस समस्या को ही खत्म कर दो।
जैसे मान लो कि आपके पास एग्जाम डेट आई है, या आप ऐसे समझो कि आप बीमार हुए हो, आपको बुखार हुआ है, और आपने क्या किया, दवा खाया और समस्या को ही खत्म कर दिया, बुखार को ही खत्म कर दिया आपने। तो जब आप समस्या को खत्म करते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग कहलाती है, या आपने उस स्थिति को बदल दिया। ठीक। इमोशनल फोकस कोपिंग कब होती है? कि जहां पर आप समस्या को चेंज ही नहीं कर सकते, जैसे कि किसी के बिलव्ड पर्सन की डेथ हो गई है, सॉरी, किसी का कोई बहुत खास था, उसकी डेथ हो गई है, तो अब आप उस सिचुएशन को तो चेंज कर नहीं सकते हो। ठीक। अब वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे इमोशनल फोकस कोपिंग करना पड़ेगा, वहां पे समझाना पड़ेगा, वहां पे उनके इमोशंस को चेंज करना पड़ेगा, उनको इमोशनली पैम्पर करना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें होती है, सबके साथ होती है, इसको टाला नहीं जा सकता, थोड़ा सा संभालो खुद को, उनको पैम्पर करते हैं। ठीक। इवन कई बार क्या होता है कि इन दोनों की वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि मान लो कि एक कपल है, ठीक, और क्योंकि ऐसे केसेस मैंने काफी सारे हैंडल किए हैं कि जहाँ पे पता चला कि एक कपल है, और फिर जो लेडी है, मतलब जो वाइफ है, वो बीमार है, और उस वो चाहती है कैसा, जो फीमेल होती है वो इमोशनल फोकस कोपिंग ज्यादा चाहती है। जैसे वो उनका क्या होता है कि अगर वो बीमार है, तो वो चाहती है कि उनका जो पार्टनर है उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनसे उनका हालचाल पूछे, और थोड़ा सा उनको पैम्पर करे। ठीक। उसी में उनको आधी मेडिसिन तो उनकी वही हो गई। लेकिन जो मेल होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फोकस कोपिंग पे फोकस करते हैं। अगर वो बीमार है तो कहेंगे अच्छा अच्छा बीमार हो, ठीक है दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बात बढ़ जाती है कि अगर सब कुछ दवा ही है तो तुम किस लिए हो। तो ये चीजें कई बार इनके बीच के डिफरेंस को समझना चाहिए, और सावधानी से, मतलब एक तरीके से कह लो कि आप होशियारी से इनका उपयोग करना चाहिए कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम फोकस कोपिंग करना है, कहाँ पे हमें इमोशनल फोकस कोपिंग करना है। ठीक। प्रोएक्टिव कोपिंग, ये संभावित तनाव आने से पहले ही तैयार कर लेना कि कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। मेनली यही दो है, मेनली यही दो है, इन्हीं पर फोकस करिएगा। प्रोएक्टिव पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक। कोपिंग रिसोर्स, कोपिंग रिसोर्स हार्डीनेस, सुजैन कोवास के अनुसार इसके 3 C: कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ये कोपिंग के रिसोर्स है। और रिजिलियंस, विपरीत परिस्थितियों से वापस सामान्य होने की क्षमता, एक रिजिलियंस पावर जो हमें विपरीत, अगर हम करें जिसके अंदर रिजिलियंस ज्यादा है, वो विपरीत परिस्थितियों से भी अपने आप को कोप अप कर लेता है। इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, टैगबल और अप्रेजल, इन सब से भी जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तनाव और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, तनाव के दौरान साइटोकाइनेक्स का संतुलन बिगड़ जाता है, और इससे जो तनाव, लंबे समय से तनाव में रहने पे जो टी सेल्स है, टी सेल्स होती है नेचुरल किलर सेल्स, इनकी संख्या कम हो जाती है, और फिर आगे चल के कैंसर और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जानना है, तो मैं इस वीडियो के कमेंट में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा। जो अभी वीडियो बनी है, जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये तनाव के बारे में मैंने डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। ठीक है। ये गैस मॉडल, और तनाव को मापने की, तनाव के आसेधक कैसे होते हैं। ठीक। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। तनाव को, ये अभी जो हमने देखा था प्रॉब्लम फोकस कॉपी, ये लजारस और फोकमैन ने दिया था इसको। ठीक। ये सारी चीजें, तनाव को कैसे प्रबंधन किया जाए,
चाहे आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अभी दिखाया है। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो को देख लेना, मैं अभी कमेंट में पिन अप कर दूंगा, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आपका थर्ड यूनिट है उसमें। थैंक यू।